रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें, मैं आज की कहानी पे आप लोग को ज़रूर से ज़रूर लेके चलूँगा। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर अवैध संबंधों में जो कत्ल के मामले सामने आ रहे हैं, यकीनन दोस्तों वो मामले इतने ज़्यादा डराने वाले हैं कि इंसान सोचने भर से डर जाता है। हालांकि अगर आप लोग देखें तो ये जो क्राइम किए जाते हैं, इन क्राइम को करने से पहले लोग प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो उनकी सारी की सारी जो प्लानिंग होती है वो धरी की धरी रह जाती है। हालांकि इंसान अपने बुरे काम को करने से पहले प्लानिंग तो कर चुका होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इंसाफ कभी कभी ऊपर वाला भी करता है, और जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो फिर उस क्राइम करने वाले इंसान को दूर दूर तक कोई बचाने वाला भी पैदा नहीं होता, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा, आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं देना चाहता हूं कि हरिद्वार के से एक खबर निकल के आई कि एक साधु हैं और उनका कत्ल होता है। कत्ल बागपत में होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तमाम तरीके की चीज़ें करती है, तो पता ये चलता है कि उनका किसी महिला के साथ में अवैध संबंध था, जिसकी वजह से उस महिला के पति ने, जो साधु थे, उनकी गला काट कर हत्या कर दी और उनके शव को नहर के अंदर फेंक दिया। अभी ये चीज़ें सामने आई हैं और मैंने आज इस कहानी को कवर करना था, लेकिन इस कहानी को कवर मैंने आज इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इस कहानी के अंदर और भी चीज़ें निकल के आएंगी, और हो सकता है कल या फिर परसों जो फुल अपडेट होगी उसके साथ मैं आप लोग को इस स्टोरी को ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा, तो आप लोग इससे ट्यून रहिएगा। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीनगर से, और श्रीनगर में एक थाना पड़ता है घड़साना थाना, और इसी घड़साना थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है 4ZWM। यहीं पर एक परिवार रहा करता है। अच्छा, ये जो परिवार है, इस परिवार में परिवार के जो मुखिया है, इनका नाम है भजन लाल। भजन लाल, जिनकी उम्र लगभग 32 से 33 साल के आसपास रही होगी। भजन लाल की जो पत्नी है उसका नाम इंदिरा देवी है। भजन लाल पेशे से मजदूर है, लकड़ी काटने का काम करता है और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हालांकि भजन लाल के परिवार में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी भजन लाल की इलाके में इज्जत थी, लोग नाम लेते थे। भजन लाल की पत्नी के साथ में भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 13 जनवरी साल 2026 की। 13 जनवरी साल 2026 को जो भजन लाल होते हैं, डेली की तरह अपने काम के रूटीन से अपनी बाइक से निकलते हैं। पूरा दिन हो जाता है। जिस समय तक शाम को उनको लौट आना चाहिए था, उस समय तक भजन लाल लौट कर नहीं आते हैं। अब जो बेचारी पत्नी थी वो परेशान होती है, क्योंकि अमूमन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि भजन लाल कभी इतना ज़्यादा लेट हुए हों। रात के 6-7 बज चुके थे, लिहाजा जब 6-7 बज चुके थे तो उसके बाद में थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि रात के 8-9 भी बज जाते थे आते आते, तो थोड़ा सा और इंतज़ार किया जाता है। लगभग 10 बजे का टाइम हो जाता है, लेकिन भजन लाल के बारे में ना तो कोई सूचना आई थी, ना भजन लाल का मोबाइल नंबर लग रहा था, और ना भजन लाल खुद घर पर लौट कर आया था। लिहाजा जो पत्नी बेचारी इंदिरा होती है, अपने ससुराल वालों के पास पहुंचती है। ससुराल वालों से कहती है कि उसके जो पति हैं अभी तक लौट कर आए नहीं हैं, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना नंबर लग रहा है, न कोई ऐसा है जिससे पता कर लो कि वो इस समय कहाँ है। लिहाजा अब जो परिवार वाले होते हैं, परिवार वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन परिवार वालों को भी ना भजन लाल मिलता है, न उसका मोबाइल नंबर लगता है, और न किसी से भजन लाल के बारे में कोई जानकारी गुजरती है। लिहाजा ऐसा करते करते इसी पीड़ा में, इसी दर्द में, इसी तकलीफ में पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन ना तो भजन लाल लौट कर आया था, और ना भजन लाल का कोई कॉल उधर से आया था, और न एक बार भी भजन लाल का मोबाइल नंबर लगा था। लिहाजा परिवार वाले परेशान होते हैं। भजन लाल के जो पिता होते हैं इसी घड़साना थाने में पहुंचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि दोस्तों, पुलिस वाले अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर चुके थे। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले जांच का दायरा बढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से पूछताछ करते हैं, अलग अलग तरीके से उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर भजन लाल काम करने के लिए जाता था। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों ने हर जगह पर जाकर पता कर लिया था, लेकिन भजन लाल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। यानी जनवरी का महीना चल रहा था, और जनवरी जो 13 जनवरी थी उस दिन ये रिपोर्ट 14 जनवरी को लिखाई गई थी, और ऐसे ही करते करते लगभग 15 से 16 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो भजन लाल की कोई जानकारी मिली थी, ना एक बार भी उसका मोबाइल नंबर ऑन हुआ था, और ना भजन लाल ने कोई फ़ोन किया था।
घर वालों के साथ साथ अब पुलिस भी परेशान थी। लगातार पुलिस के ऊपर दबाव भी पड़ रहा था, प्रेशर भी पड़ रहा था। और ऐसा करते करते तकरीबन 2 फरवरी वाले दिन आ जाता है। और 2 फरवरी को एक क्षेत्र पड़ता है, फलोदी क्षेत्र, जो कि घटना स्थल से अगर देखा जाए तो लगभग 290 किलोमीटर दूर है। 290 से 270 किलोमीटर दूर बताया जाता है। वहाँ पर एक नहर से एक डेड बॉडी बरामद होती है। अब चूंकि पुलिस ने आस पड़ोस के तमाम थानों में, तमाम जितनी भी जगहें थीं, जो चौकियाँ थीं, या फिर अपनी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू जो भी सूचना प्रसारित पुलिस को करनी चाहिए थी, वो सब कुछ कर चुकी थी। और जैसे ही ये डेड बॉडी उस नहर के अंदर से मिलती है, तुरंत डेड बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि भजन लाल की है। लिहाजा इस बात की सूचना घड़साना थाने में आती है। घड़साना थाने की जो पुलिस होती है, भजन लाल के परिवार वालों को संपर्क करती है और कहती है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है और हमें संदेह है कि वो डेड बॉडी तुम्हारे बेटे भजन लाल की है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस और परिवार वालों की मदद से जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर घर लेके आया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो भजन लाल की पत्नी इंदिरा देवी होती है, वो इस डेड बॉडी को देखते ही साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि डेड बॉडी उसके पति की नहीं है बल्कि किसी और की है, उसके पति तो अभी जिंदा हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस के सामने आती है, पुलिस बड़ा परेशान कि आखिरकार ये महिला बोल क्या रही है। अच्छा, पुलिस को इस महिला के बयानों पर थोड़ा डाउट पहले से ही था, लेकिन पुलिस ने इस महिला के ऊपर कोई भी सख्ती अभी तक नहीं दिखाई थी। लिहाजा पुलिस वाले कंफर्म होना चाहते थे। पुलिस वाले थोड़ा सा और जांच का दायरा बढ़ाते हैं। साथ के साथ इस महिला के पास में जो मोबाइल था, उस मोबाइल की लोकेशन, तमाम तरीके की चीज़ें खंगालते हैं तो पता ही चलता है कि इस मोबाइल के अंदर बीच बीच में एक और सिम भी इंसर्ट होता था। अब पुलिस वाले उस सिम का नंबर निकालते हैं। सिम का नंबर निकालते हैं, चूँकि संदिग्ध तो अब मामला हो चुका था, लिहाजा नंबर निकालने के बाद में अब उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि इस नंबर से एक नंबर पर लगातार बातचीत हो रही है और वो नंबर किसी प्रभुदयाल नाम के व्यक्ति का है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस प्रभुदयाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इधर इस महिला इंदिरा को ये पता चलता है कि पुलिस वाले अब जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं और पुलिस को उस महिला के ऊपर संदेह है। तो ये महिला इंदिरा जो होती है, अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है ताकि पुलिस के सवालों से, पुलिस के जवाबों से, पुलिस के जो क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लग रहे हैं, उन सारी चीज़ों से ये बच सके। लेकिन दोस्तों, अब तक पुलिस ये पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि जो इंदिरा है, ये कोई दूध की धुली महिला नहीं है और इंदिरा एक नंबर पर लगातार बातचीत कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात पुलिस के लिए ये थी कि 13 जनवरी साल 2026 को जिस दिन भजनलाल गायब हुआ था, उस दिन भी इंदिरा ने इसी नंबर पर, यानी इस प्रभुदयाल के साथ में लगातार बातचीत की थी। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जिस समय के आसपास भजनलाल का मोबाइल फ़ोन ऑफ हुआ था, उसी समय से लगातार बातचीत कर रही थी। लिहाजा पुलिस वाले अब इस महिला के मायके पहुंचते हैं और इस मायके पहुंचने के बाद में इंदिरा को वहां से उठाकर सीधा पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में जब इंदिरा से पुलिस पूछताछ करती है तो शुरुआत में इंदिरा पुलिस को तमाम तरीके से घुमाने की कोशिश कर लेती है। इंदिरा कहती है कि तुम लोग डेड बॉडी किसी और की लेके आए हो, वो तो उसका पति है ही नहीं। अब पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि इंदिरा किस तरीके से पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा पुलिस वाले अब इंदिरा के सामने वो कॉल डिटेल्स रखते हैं और साथ के साथ इंदिरा से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि ज़रा ये बताइए, ये प्रभुदयाल कौन है। अब जैसे ही इंदिरा प्रभुदयाल का नाम सुनती है, अब इंदिरा घबरा जाती है। इसलिए इंदिरा भी सोचती है कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इंदिरा कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल कराया है और ये प्रभुदयाल कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रेमी है। अब जैसे ये सारी बातें पुलिस के सामने कहती है, पुलिस सोचने समझने को मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये किस प्रकार की महिला है। उसके बाद में पुलिस वाले इंदिरा से पूरी कहानी तफसील से जानते हैं। दरअसल इंदिरा बताती है कि प्रभुदयाल के साथ में जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में प्रभुदयाल और इंदिरा दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ में इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद में इनकी जो ज़िंदगी थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ में इंदिरा की ज़िंदगी में प्रभुदयाल आता है। प्रभुदयाल के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और मिलना मिलाना शुरू होता है। जब कभी भी जो भजनलाल था काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, इंदिरा तुरंत अपने प्रेमी प्रभुदयाल को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती और ये जो सिलसिला था जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चल रही थी। प्रभुदयाल को इस बारे में खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी जो है उसके पीठ पीछे आखिरकार क्या कुछ कर रही है। लिहाजा
होते करते दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क की चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार प्रभुदयाल को उसकी पत्नी इंदिरा के बारे में जानकारी हो जाती है कि आखिरकार वो उसकी पीठ पीछे कर क्या रही है। इसलिए अब प्रभुदयाल अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। इंदिरा साफ इनकार कर देती है, लेकिन प्रभुदयाल कन्फर्म हो चुका था, इसलिए वो अपने परिवार वालों से, अपने ससुराल वालों से, तमाम लोगों से इस बात की शिकायत लगाता है। और सारे ही लोग इंदिरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंदिरा के सर पर इसी प्रभुदयाल का भूत सवार था। और भजनलाल तमाम कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा प्रभुदयाल से दूर नहीं जाती है। उसके बाद में नतीजा ये होता है कि जब भजनलाल अपनी पत्नी इंदिरा के ऊपर थोड़ी सी सख्ती और नज़र थोड़ी सी तिरछी रखता है, तो इसी बीच में जो इंदिरा होती है अपने प्रेमी प्रभुदयाल के साथ मिलकर अपने पति भजनलाल की हत्या करने की प्लानिंग करती है। 13 जनवरी साल 2026 को रात के तकरीबन 9:15 के आसपास का समय था, और जो घड़साना थाना है वहाँ से जो भजनलाल है अपने घर के लिए लौट रहा था, और रात के 9:15 पर पहले से ही प्रभुदयाल और उसका एक दोस्त वहाँ पर घात लगाए बैठे हुए थे। किसी तरीके से बाइक रुकाते हैं और वहीं पर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में 20 किलोमीटर दूर ले जाकर शव को विथ बाइक के साथ में उस नहर के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहते बहते जो शव होता है 270 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है। वाकई में दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले ना सही बल्कि जो कोई भी इस पूरी कहानी को सुन रहा था, हर कोई यही बोल रहा था कि ये महिला तो सोनम रघुवंशी से भी ज़्यादा खतरनाक और डेंजर निकली। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा, और कोशिश करें, ट्राई करें आप लोग इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। जो अपसेंट जा रहे हैं, जो वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि व्यूज़ बहुत थोड़े हैं। इसलिए अगर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो इंसान थोड़ा सा फिक्र भी रखता है, टेंशन भी लेता है, लेकिन ऐसे व्यूज़ कम आते हैं तो ज़्यादा एक तरीके से ये भी नहीं रखता है, एक जिम्मेदारी भी कम हो जाती है। तो आप मेरी जिम्मेदारी को बढ़ाएं, मेरे व्यूज़ को और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, इसमें नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई कैसे हैं आप। तो नसीर अहमद जी मेरे भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत दिन के बाद कहानी आई है, बहुत बढ़िया अंदाज़ है आपका, तो शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। अशबा हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, अच्छा लगा ये कहानी सुनकर, आपने हम सब का ख्याल रखते हुए वीडियो बनाया, तो अशबा जी मेरी बहन आपका शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, आजकल रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा, तो खान अकील जी क्या ही करा जाए, ज़माना कुछ इस कदर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के बाद में कुछ इस तरीके से इसमें क्राइम हो रहे हैं कि जिसमें हर रिश्ते को कलंकित कर दिया गया है। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं बहुत दुखद घटना है और इकलौता भाई अपनी बहनों से बिछड़ गया, जी शुक्रिया आपका। राजू भारत है लिखते हैं यू आर स्टार सर, तो राज भारत जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी, तो सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार भैया कैसे हैं। उसके बाद में सुन त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुन त्यागी शाहनवाल शहर से, तो भैया नमस्कार शुक्रिया आपका। अपना काम करो भाषण ना दो, तो परवेज़ अहमद जी जी हम भाषण नहीं दे रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा है लिखते हैं नमस्कार सर जी, नाइस लुकिंग ब्रो, प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती है, तो बहन नमस्ते शुक्रिया आपका। अजमा लिखते हैं इसलिए अकेले में किसी गैर मर्द से नहीं मिलना चाहिए, कब शैतान सर पर सवार हो जाए नहीं कहा जा सकता, आज टाइम में लोगों ने दीन और परवाह करना छोड़ दिया है। अशबा जी ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अकेले में कभी किसी से नहीं मिलना चाहिए। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, और इनकी स्टोरी कमेंट्स पर एक द बिगेस्ट क्लेम करके है उन्होंने कमेंट्स किया है, तो ये कुछ प्यारे से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।